हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें हम किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करना कि वो कौन से चतुर्थांश में है ये पढ़ने वाले हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है या जिसको अंतराल कहते हैं उसकी प्रवणता ज्ञात करना और रेखा की प्रवणता ज्ञात करना, ये सब कुछ हमारे सिलेबस में है। लेकिन जो सिलेबस में आपकी कटौती की गई है उसमें है रेखा का प्रवणता रूप, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो आपके पास रेखाएं होती हैं वो हमको नहीं करना है इस साल। और साथ ही साथ किसी रेखा का अंतःखंड रूप, यानी वो x अक्ष और y अक्ष को कितना अंतःखंड काटती है, तो ये वाली चीजें जो है वो हटा दी गई हैं। ओके, तो आपको क्या क्या देखना है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बिंदु दिया है तो कौन से चतुर्थांश में होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर निकाल करके देखेंगे तो हमेशा आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कि आपको एक बिंदु दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में है। तो आज के वीडियो में ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और हमको किस टाइप के क्वेश्चन जो है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमको किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, तो आपका इस टॉपिक में जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को आप ऑल पे रखेंगे तो इसके आगे भी सारे वीडियो जो है, सारे चैप्टर के रिवीजन वीडियो बनने वाले हैं, तो आपको टाइम से भी सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। यानी हम जो है निर्देशांक ज्यामिति, यानी आप क्या करेंगे कि जो तल होता है निर्देशांक ज्यामिति, तो जो समतल होता है उस समतल को हम चार भागों में बांटते हैं। तो एक समतल हमने दिखा, इसको हम चार भागों में बांटते हैं। ये जो आड़ी लाइन होती है जिसको कि क्षैतिज रेखा कहा जाता है, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी लाइन है जिसको कि ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है, ये होता है वाय अक्ष। तो दो अक्ष हैं, ये दोनों अक्ष एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटते हैं और जिससे कि ये जो समतल है वो समतल कुल चार भागों में बट जाता है। जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को मिलते हैं या काटते हैं, इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। हमेशा इसके नाम ध्यान रखिए, मूल बिंदु। इस मूल बिंदु के राइट साइड में एक्स अक्ष को हम कहते हैं एक्स का धनात्मक अक्ष। ठीक है, और इसका इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये एक्स का ऋणात्मक भाग होता है जिसको कि हम एक्स डेज से प्रदर्शित करेंगे। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y का धनात्मक मान होता है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ y का ऋणात्मक मान होता है जिसको कि y डेज से प्रदर्शित किया जाता है। मूल बिंदु से हमेशा ध्यान रखेंगे जो गिनती हमारी स्टार्ट होती है वो मूल बिंदु से स्टार्ट होती है। हमेशा बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं, तो क्या गलती करते हैं ध्यान रखेंगे। मूल बिंदु से हम पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, एक्स के धनात्मक तरफ, तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से वो अनंत तक जाएगा क्योंकि एरो का निशान लगा हुआ है। मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में हम आते हैं तो यहाँ से आपको -1 -2 ऐसा लिखना है, -3 -4 और ये माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, आपको हमेशा स्टार्टिंग यहाँ से मूल बिंदु से इधर बढ़ते क्रम में मूल बिंदु से इधर भी बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपका साइन जो है वो माइनस देना है क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है, इधर ऋणात्मक अक्ष है। इसी तरीके से मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो हमको यहाँ पर y के धनात्मक मान मिलते हैं 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक, और नीचे -1 -2 -3 इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक हमको y डैश यानी y के ऋणात्मक मान मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो समतल है वो हमने टोटल उसे चार हिस्सों में बांट दिया है। ये पहला हिस्सा है जिसको कि हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश, इनके नाम भी आपको याद रखना है। ये हमेशा यहीं से हमारी काउंटिंग चालू होती है। पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, इसको आपको उल्टा सीधा नहीं करना है, इसी क्रम में रखना है। ये दूसरा है तो इसको हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये लास्ट है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये चीजें आप देखते जाइए। ओके, अब हमारा जो समतल है टोटल चार भागों में बटा हुआ है
और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी बिंदु को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। हम पहले चतुर्थांश में देखते हैं कि पहले चतुर्थांश में ये पहला जो चतुर्थांश है ये इन दोनों लाइनों से मिलकर के घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये जो एरिया है वो किससे किससे घिरा है, एक्स का धनात्मक मान और वाई का धनात्मक मान, यानी इस बिंदु पर एक्स और वाई दोनों ही मान पॉजिटिव होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में हम किसी बिंदु को प्रदर्शित करते हैं तो उसे एक्स वाई इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, यानी हमेशा जो बिंदु के निर्देशांक है वो जोड़ी में होते हैं। पहला भाग जो है इसे हम एक्स को ही लिखेंगे और सेकंड में ही आपको वाई को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम इधर एक बिंदु लिए तो यहाँ से हम देखेंगे कि वो एक्स में कहाँ पर मिल रहा है और ये वाई में कहाँ पर मिल रहा है। तो एक्स में वो 2 को मिलता है तो पहले एक्स वाली वैल्यू को लिखेंगे, फिर वो वाई को कहाँ पर मिल रहा है 1 पर, तो ये 2 1, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है 2 1। इस तरीके से हम इसके निर्देशांक को पहचानते हैं। तो पहले चतुर्थांश में एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस यानी एक्स और वाई के दोनों मान यदि धनात्मक होते हैं तो ऐसे बिंदु जो है वो पहले चतुर्थांश में होंगे। सेकंड चतुर्थांश के बारे में हम देखते हैं। तो सेकंड चतुर्थांश में देखिए ये आपको किरण दिखाई दे रही है और ये किरण दिखाई दे रही है ना, एक्स का निगेटिव और वाई का पॉजिटिव। तो यहाँ पर पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, तो एक्स निगेटिव है वाई पॉजिटिव है, यानी ऐसे बिंदु जिसमें एक्स का मान ऋणात्मक होगा वाई का मान धनात्मक होगा वो द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा। हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ एक्स का जो अक्ष है वो कैसा है ऋणात्मक, नीचे y जो है वो भी ऋणात्मक है। तो ये जो क्षेत्र है वो x के ऋण भाग और y के ऋण भाग से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इस बिंदु पर या इस अंतराल में यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है चतुर्थांश है वहां पर x और y दोनों निगेटिव होंगे। और लास्ट वाला जो चतुर्थ चतुर्थांश जिसे कहते हैं यहाँ पर x जो है वो धनात्मक है और y जो है वो ऋणात्मक है, यानी ऐसे बिंदु जिसका पहला भाग पॉजिटिव है दूसरा भाग निगेटिव है वो चतुर्थांश में होगा। जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो हमेशा 0 0 होता है। हमेशा लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये खाली स्थान का क्वेश्चन था। मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो खाली स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ये होता है 0 0 0 0। अब लिखने का तरीका देखिए, 0 कॉमा लगाएंगे फिर 0 लिखेंगे और उसे छोटे कोष्टक में आपको रखना है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं ऐसा 0 0 लिख देंगे, तो इस तरीके से आप डबल 0 लगा दिए तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कई बार जो है स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 है, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी हम किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करते हैं तो उसे x और y के बीच में आपको कॉमा लगाना है और उसे छोटे कोष्टक के अंदर रखना है। ये इसका लिखने का तरीका होता है। कोष्टक नहीं भी लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर और जो क्वेश्चन आते हैं जो खाली स्थान या ऑब्जेक्टिव में आएंगे, तो यहाँ पर जैसे एक आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, बताइए कि 5 - 4 कौन से चतुर्थांश में है। तो ये आपको एक बिंदु का निर्देशांक दिया है और ये पूछा जाएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो x यानी पहला जो भाग है वो कैसा है पॉजिटिव, सेकेंड y कैसा है निगेटिव, यानी x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो कहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ से x पॉजिटिव y निगेटिव, तो जो पॉजिटिव निगेटिव यानी पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होता है वो कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि -2 - 3 कौन से चतुर्थांश में है बताइए। x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है, तो यहाँ पर x का निगेटिव लाइन ये हो गया, y का निगेटिव लाइन ये हो गया। तो x और y दोनों के निगेटिव लाइन ने कौन से वाले चतुर्थांश को कवर किया है, तीसरे नंबर का चतुर्थांश को। तो यहाँ पर आपको यदि पूछा जाए -2 - 3 कौन से चतुर्थांश में है, तो आपका आंसर होगा तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो ऑब्जेक्टिव का होगा या खाली स्थान का होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आपको चतुर्थांश में किस तरीके से पॉइंट जो होते हैं उसके निर्देशांक कैसे होते हैं वो ध्यान रखना है। ये x का पॉजिटिव
y का पॉजिटिव, x का निगेटिव, y का निगेटिव। कोई भी चतुर्थांश किन दो लाइनों से घिरा हुआ है वहां से डिपेंड करता है कि उस चतुर्थांश में बिंदु के जो चिन्ह है वो कैसे होंगे। जैसे अगर हम इस चतुर्थांश की बात करें तो पहले x को लेना है, बाद में y को लेना है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस चतुर्थांश की बात करें तो x ऋणात्मक है, y धनात्मक है, इसलिए यहाँ पर किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो माइनस प्लस में होगा। तो यहाँ से बिल्कुल आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही है, तो आप अच्छे से इसको समझ लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके पास एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, इसको वापस में एक बार ड्रॉ कर रही हूँ। ये है एक्स अक्ष का धनात्मक भाग, ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक एक्स डैश, ये वाई अक्ष है और ये वाई अक्ष का ऋणात्मक भाग यानी वाई डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है -4 -7 किस चतुर्थांश में है। पॉइंट्स में यहाँ पे लिखते जाती हूँ -4 -7। तो यहाँ देख रहे हैं जो x है वो भी माइनस में है, जो y है वो भी माइनस में है। तो x और y दोनों माइनस में है, तो ये x डैश और ये y डैश ये दोनों माइनस वाली लाइन है। तो ये कौन से वाले एरिया को घेर रहे हैं? तीसरे नंबर के चतुर्थांश को। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यदि आपको पूछा जाए ये कौन से चतुर्थांश में है तो आपका आंसर है ये तीसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है। y निर्देशांक को हमेशा ध्यान रखेंगे, जो x निर्देशांक होते हैं, x निर्देशांक का और एक नाम होता है, इसको कहा जाता है भुज। कभी कभी हमको क्वेश्चन ऐसा पूछता है। और y निर्देशांक होते हैं तो y को कहा जाता है कोटि। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे ये दो आपको यहाँ पे सिचुएशन, ये x का मान है, ये y का मान है, तो ये जो इसका भुज यदि कहेंगे तो इसका भुज है -4 और इसकी कोटि यदि पूछा जाए तो इसकी कोटि है -7। तो x वाले भाग को भुज कहा जाता है, y वाले भाग को कोटि कहा जाता है। इस नाम को आप हमेशा याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमको दिया है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक या उसकी कोटि क्या होगी, बताइए। तो एक्स अक्ष पर यहाँ पर देखिए, एक्स अक्ष में हम कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर आपको x का मान तो मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेती हूँ, सपोज ये पॉइंट 1 है, तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट 1 है तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 1 0। यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट लेती हूँ, सपोज ये पॉइंट 2 है, ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 2 0। यानी यहाँ पर एक्स अक्ष में x की वैल्यू तो मिलती है लेकिन y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का जो कोटि है वो क्या होगा या y निर्देशांक क्या होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं y निर्देशांक की इसकी वैल्यू जो है वो क्या होता है 0। और इसी में आपको और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि y अक्ष में यदि आप कोई बिंदु लेंगे तो उस बिंदु के लिए x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर y अक्ष में आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आपको x मिलेगा ही नहीं। तो x कहाँ मिलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0, सपोज ये 1 है तो इसको हम लिखेंगे 0 1। सपोज ये पॉइंट 2 है तो इसको हम लिखेंगे 0 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ रहा है 0। तो यहाँ से हमेशा आपके पास क्वेश्चन आएंगे, एक्स अक्ष में स्थित किसी बिंदु का जो कोटि है वो 0 होता है, जिसको y भाग कहते हैं, और y अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु का जो भुज होता है या x निर्देशांक होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहाँ पर दिया है निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर खाली स्थान होते हैं। दोनों जो अक्ष हैं आप देख सकते हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो दोनों अक्ष कैसे हैं, तो परस्पर, यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो कैसे होंगे वो परस्पर लंबवत होते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष की प्रवणता, तो अभी हम लोग प्रवणता पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं जहां से हम एक पॉइंट को प्रदर्शित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और इसमें सत्य असत्य में कुछ चीजें हैं, जैसे कोई रेखा एक्स अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, ये तो अंतरखंड है, अंतरखंड को आपको से अभी सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे अभी। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद कि आपको निर्देशांक समतल में 2 बिंदु दिए गए हैं, 2 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, तो उन दोनों बिंदुओं की दूरी को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। 2 बिंदुओं के बीच दूरी,
यदि हमको दो बिंदु दिए गए हैं, पहला बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। इसको हम यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर सपोज एक पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है x2 y2 और हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच कितनी दूरी है ज्ञात कीजिए। तो दूरी के लिए फॉर्मूला याद रखिए, दोनों के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है वर्गमूल के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कहीं कहीं पर आपको बुक में ऐसा भी लिख देता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप 1 2 और 2 1 कैसा भी लिखें, उसकी पोजीशन चेंज भी करेंगे तो भी यहाँ पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है। जैसी भी संख्या आएगी तो वर्ग होने से वो संख्या पॉजिटिव होती है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे दूरी के लिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इससे हमको जो है क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बिंदु, अच्छा ये तो चतुर्थांश का हुआ, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है बिंदुओं, पहला दिया है P2 माइनस 3 और सेकेंड बिंदु दिया है Q 5 माइनस 7 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, आपको ये पहला बिंदु P दिया है तो हम P2 माइनस 3 इसको हम ले लेते हैं x1 y1 से, इसकी तुलना करते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि x1 जो है उसका मान है 2, y1 है, y1 का मान है ऋण 3। दूसरा बिंदु है Q, तो Q के निर्देशांक क्या दिख रहे हैं, 5 ऋण 7। इसको हम मान लेते हैं कि ये x2 y2 है। ये लिखने का तरीका है, एग्जाम में इस तरीके से आप लिखने वाले हैं। देन यहां से x2 यानी इसमें x का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो x2 का मान हो जाएगा 5 और y2 का मान देखिए, y2 की वैल्यू -7। तो सबसे पहला काम कि जो दो बिंदु दिए गए हैं उन दोनों बिंदुओं में पहले बिंदु से x1 y1, दूसरे बिंदु से x2 y2, ये हम वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे वर्गमूल x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। वैल्यू देखिए, वर्गमूल x1 का मान, यहां से देखिए x1 का मान है 2, x2 का मान है 5, तो 2 ऋण 5 का वर्ग धन y1 का मान है ऋण 3, y2 का मान है ऋण 7। फिर से ऋण आया है तो यहाँ पर हमें यहाँ कोष्टक लगाना पड़ा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल ऋण 3 का वर्ग धन ऋण 3, ऋण और ऋण का गुणा होगा धन हो जाएगा, तो ऋण 3 धन 7 यानी धन 4 का वर्ग बराबर वर्गमूल ऋण 3 का वर्ग है तो ऋण का वर्ग यानी धन हो जाएगा, 3 का वर्ग होता है 3 तिया 9 धन 4 चौक 16 वर्गमूल 25, वर्गमूल 25 यानी 5। यहाँ पर वर्गमूल हम याद कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे दो चिन्ह आते हैं, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो हम सिर्फ +5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दूरी है और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए वर्गमूल 25 के दो मान पॉसिबल होते हैं, प्लस एंड -5। उसमें से हम -5 को नहीं लेंगे क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ पर हमें जो दो बिंदु दिए गए थे 2 - 3 और सेकेंड पॉइंट हमको दिया गया था 5 - 7, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको मिल रही है 5 और यहाँ पर आप सिर्फ 5 नहीं लिखेंगे, 5 इकाई इस तरीके से लिखेंगे। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या प्रोसेस है, दोनों बिंदुओं में से पहले को आप x1 y1 से कंपेयर करेंगे, दूसरे बिंदु को आपको x2 y2 से कंपेयर करना है और ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आपको इसकी दूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरी ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको एक बिंदु तो दिखाई दे रहा है कि एक बिंदु जो है वो 3 4 है, तो हम x1 y1 बराबर लिख लेते हैं 3 4। देन यहां से हमें x1 का मान 3 मिल गया और y1 का मान 4 मिल गया।
सेकेंड बिंदु हमको कहा है उसने मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो यहाँ पर हमको मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। तो इसे हम मान लेते हैं x2 y2। तो अगर हम इसे x2 y2 मानते हैं तो x2 का मान भी 0 हो जाएगा और y2 का मान भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। हमें इन दोनों के बीच दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला लिखेंगे एक बार, दूरी बराबर वर्गमूल x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, वर्गमूल x1 का मान है 3, x2 का मान है 0, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर हुआ, प्लस y1 का मान है 4, y2 का मान है 0, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका भी आंसर सेम आने वाला है। 3 माइनस 0 यानी 3 होता है, उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 माइनस 0 यानी 4 होता है, उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो वर्गमूल 25 आया और 25 का वर्गमूल हमको 5 धनात्मक लेना है क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ढाल, या जिसको कि कहा जाता है प्रवणता। तो ढाल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से निर्देशांक लिए, यहाँ पर एक पॉइंट लिए है x1 y1 और यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम लिए है x2 y2, और हमें ये कहता है कि इसकी ढाल क्या है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है इस रेखाखंड की ढाल क्या है, ढाल यानी स्लोप। तो ढाल का मतलब होता है कि जो रेखाखंड है वो x अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उस कोण के tan मान को, यानी जैसे हमने थीटा के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़े हुए हैं, तो जो कोण होता है उस कोण के टेंजेंट वैल्यू या tan मान को ही हम उसका ढाल कहते हैं। tan मान का मतलब क्या होता है, अब इसको हम समझते हैं। सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसको यदि हम आगे बढ़ा दें और इसको हम नीचे इस तरीके से लेकर के आते हैं तो हमको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। कैसा त्रिभुज होगा, वो एक समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या है, इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, तो यहाँ से पता चला कि ये x1 है और ये y1 है। इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है, तो इससे पता चला कि ये जो है ये पॉइंट x2 है और यहाँ से ये पता चला कि ये पॉइंट जो है वो y2 है। इसको समझे कि क्या होता है ढाल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें ये वाली अगर दूरी चाहिए तो ये दूरी कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, तो ये जो दूरी है ये है x2 माइनस x1। यहाँ से हमको अगर ये वाली दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये टोटल जो दूरी है वो है y2 और ये वाली जो दूरी है वो है y1। तो अगर हम y2 माइनस y1 करेंगे तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाता है। अभी हमने क्या कहा कि ढाल का मतलब क्या होता है, तो ढाल का मतलब होता है कि कोई भी रेखाखंड x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसके tan मान को हम कहते हैं ढाल। और tan थीटा आप त्रिकोणमिति में पढ़े हुए हैं। tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है tan थीटा की वैल्यू। तो यदि मान लीजिए ये x अक्ष ये है, ये x डैश था, ये y अक्ष है और ये नीचे वाला y डैश है, ये x अक्ष की समांतर लाइन ये हो रही है, ओके। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सपोज ये हम मान लेते हैं ए बी और सी है। तो यदि हमें tan थीटा कहा जाए तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज में ये थीटा कोण है तो ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। तो यहाँ पर यदि हम tan थीटा कहते हैं तो ये लंब का मान है y2 माइनस y1 अपॉन आधार की वैल्यू है x2 माइनस x1, और यही है इसमें प्रवणता या जिसको कि कहा जाता है ढाल या स्लोप, ठीक है, ये इसके नाम है। तो अब आप जो है फॉर्मूला क्या लिखना है, तो आपके पास क्वेश्चन में 2 बिंदु दिए जाएंगे और उन दोनों बिंदुओं की जो मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसकी आपको ढाल पूछा जाएगा। तो आपको 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 ये दिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें ढाल क्या है बताइए। तो फॉर्मूला यूज करना है आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि एक रेखा बिंदु 3, 7 और 6, 8 से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता और ढाल एक ही चीज है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक रेखा है, ये रेखा जो है एक बिंदु है 3, 7 व दूसरा बिंदु है 6, 8 से जाती है। तो ये दोनों बिंदुओं से जाती है, तो इसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही आसान चैप्टर है और आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको x1 y1 कंपेयर कीजिए, जो आपके एग्जाम में लिखने के तरीका देखिए। x1 y1 3, 7 हो गया। यहाँ से आप x1 का मान 3 लिखेंगे, y1 का मान 7 लिखेंगे। फिर सेकेंड बिंदु को आप मान लीजिए x2 y2। तो x2 y2 किसको माने हैं? 6, 8 को। तो यहाँ से हमें पता चला कि x2 जो है वो 6 है और y2 जो है वो 8 है। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? प्रवणता के बारे में। तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, प्रवणता बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस आपको वैल्यू रखना है इसमें। y2 माइनस y1 यानी 8 ऋण 7, x2 माइनस x1 यानी कि 6 ऋण 3। तो हमको मिला 1/3। ये इसका आंसर है। बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है और आपको आंसर मिल जाता है इसका। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष की समांतर रेखा किस तरीके से होगी? देखिए पहले आप इसको डायग्राम से समझें। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश वाई और ये वाई डैश। हमें क्वेश्चन में कहा है कि उसने एक्स अक्ष के समांतर रेखा, तो सपोज मान लेते हैं ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा हुई। इस एक्स अक्ष के समांतर रेखा में आप कहीं पर भी कोई भी बिंदु लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जो y, ये जो ऊंचाई है, ये क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा नियत होती है। तो यहाँ पर x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा लेते हैं तो यहाँ पर y का मान नियत होगा। सपोज ये x1 y रहेगा, ये x2 y रहेगा, ये x3 y रहेगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? हर एक पॉइंट में y जो है वो नियत रहता है, यानी y की वैल्यू नहीं बदलने वाली है। x की वैल्यू बदल रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे x का मान तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये हाइट तो नहीं बढ़ रही है क्योंकि समांतर रेखा है। इसलिए यहाँ पर y निर्देशांक जो है वो हमेशा इक्वल रहेगा। यहाँ पर ये चीजें जो है आपको क्वेश्चन से समझना है। हमें क्वेश्चन में कहा था x अक्ष के समांतर रेखा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष के समांतर रेखा में प्रत्येक बिंदु पर y नियत होता है। ठीक है, y कांस्टेंट होता है, तो y नियत होता है। इसलिए हम मान लेते हैं दो बिंदु। पहला बिंदु को हम मान लेते हैं कि वो x1 y है और दूसरा बिंदु मान लेते हैं x2 y। ठीक है, तो ये दो बिंदु हम मान लिए हैं इस समांतर रेखा में। अब ये दो बिंदुओं के बीच हमें क्या कहता है? इसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम x1 y1 मानते थे, तो y1 का मान भी y है और y2 का मान भी यहाँ पर y मिलेगा। x1 और x2 तो रहेगा, लेकिन y1 और y2 दोनों ही की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? समान दिख रहा है, यानी y दिख रहा है। हमें क्वेश्चन में पूछा है उसने प्रवणता, तो प्रवणता के लिए फॉर्मूला लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू रखेंगे, y2 का मान है y, y1 का मान भी है y अपॉन x2 माइनस x1। y माइनस y यानी 0 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी बटे वाली संख्या में, यहाँ पे बटे के फॉर्म में आया हुआ था, किसी भी बटे वाली संख्या में यदि अंश का मान 0 होता है तब उस संख्या की वैल्यू 0 रहेगी, और उसमें यदि हर का मान 0 होता है तब वो परिभाषित नहीं होता, या जिसको हम कहते हैं कि वो अनंत है। ठीक है, अनंत यानी परिभाषित नहीं है। अंश 0 है तब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया था कि एक्स अक्ष की समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा में हमने दो बिंदु लिए x1 y और x2 y, तो इसकी प्रवणता हमको मिलती है 0। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो यहाँ पर अगर इसी में क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर आप दो बिंदु क्या क्या लेंगे?
तो यहाँ पर देखिए y अक्ष के समांतर बोला जा रहा है, तो इसमें x की वैल्यू कैसी रहेगी, नियत होगी। तो x की वैल्यू नियत यदि होती है तो यदि हम 2 पॉइंट लेते हैं तो पहले पॉइंट में xy1 लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट हो जाएगा xy2, यानी ये x जो है वो चेंज नहीं होगा। y अक्ष के समांतर है तो x चेंज नहीं होगा, x अक्ष के समांतर है तो y चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 बिंदु लेंगे, 2 बिंदु, पहला बिंदु हम लेंगे xy1 और दूसरा बिंदु हम लेंगे xy2। हमें प्रवणता पूछा है तो मैं इसको शॉर्टकट में बता रही हूँ आप लोगों को। तो प्रवणता बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू देख दीजिए, y2 माइनस y1 ऊपर तो रहेगा आपके पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी x माइनस x। x माइनस x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 अपॉन 0। अब नीचे 0 आया है, इसका मतलब क्या है, ये अनंत है, या इसको हम इस तरीके से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता अनंत होती है, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव में भी यदि क्वेश्चन आता है तो भी लिख सकते हैं, वैसे ही ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। नेक्स्ट ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है। ये आपका जो अक्टूबर असाइनमेंट था उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बोला क्या गया है, ये देखिए, एक रेखा है जो कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है, और एक बिंदु है 2, 3 वहां से भी होकर गुजरती है। तो उस रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ये x अक्ष है, x डैश, ये y है, ये y डैश। डायग्राम नहीं बनाना है आपको एग्जाम में, सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये मूल बिंदु से होकर के जाती है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है 2, 3, ठीक है, 2, 3 एक बिंदु है, और ये मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो ऐसी रेखा जो इन दोनों बिंदुओं से होकर के गुजरती है, तो इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, ये हमको क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम मूल बिंदु कहते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो इस मूल बिंदु के निर्देशांक को हम ले लेते हैं x1, y1, ठीक है। तो x1, y1 की वैल्यू जो है वो क्या हो गया, 0, 0 हो गया। देन यहाँ से x1 का मान 0 हो गया, y1 का मान भी 0 हो गया। दूसरा बिंदु कहाँ है, उसने 2, 3, इसको हम कंपेयर करते हैं x2, y2 से। तो यहाँ से हमें पता चला कि x2 का मान 2 है और y2 का मान 3 है। तो x1, y1, x2, y2। हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर प्रवणता ज्ञात करने कहा है। तो यहाँ पर हम प्रवणता का फॉर्मूला लेते हैं। प्रवणता बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे, y2 का मान है 3, y1 का मान है 0, x2 का मान है 2 और x1 का मान है 0। तो यहाँ से हमें प्रवणता पता चल गया कि 3/2 है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, तो इसके बोर्ड परीक्षा में भी आने के चांसेस हैं। एक और क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति से जो असाइनमेंट में आया हुआ था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, 1.5, 2 और 3, 4 से समदूरस्थ है। ये भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर हमें बिंदु कहा गया है y अक्ष पर, तो हम मान लेते हैं कि y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए, y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वहां पर x की वैल्यू 0 मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, ये आप एक लाइन लिख लीजिए स्टेटमेंट। हम मान लेते हैं कि माना y अक्ष पर बिंदु जो है वो, इसको हम, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो इसको हम मानेंगे 0y है। ठीक है, ये y अक्ष पर हमको एक बिंदु मिल गया। क्वेश्चन क्या कहता है, y अक्ष पे आपके पास एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 0y है। इसके 2 बिंदु दिए गए हैं, पहला बिंदु है 5, 2 और दूसरा बिंदु है 3, 4। इन दोनों बिंदुओं से इसकी जो दूरी है वो आपस में समान है, ये हमको क्वेश्चन दिया है। मान लेते हैं पहले बिंदु को A मानते हैं, दूसरे बिंदु को B मानते हैं, और वो जो y अक्ष में हमको बिंदु कहा गया है उसको हम P मानते हैं। इसको हमने P मान लिया।
ओके, तो हम यहाँ पर हमें जो दो बिंदु दिया है ए जिसको कि x1 y1 कहेंगे, ये है 5 ऋण 2। दूसरा बिंदु है बी जिसको कि हम x2 y2 से शो करेंगे, इसका मान हमको दिया गया है 3 4। प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है? प्रश्न के अनुसार P से A की दूरी और P से P की दूरी आपस में समान है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो P A का मान बराबर है P B के। एक बार यहाँ पर आप दूरी का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिए दूरी बराबर होता है वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो P A यानी क्या हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर देखिए, ये P में 0y है और A में 5 माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ से देखिए x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y माइनस और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, जब हम P B लेंगे तो आप x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस y का स्क्वायर। तो इस तरीके से सूत्र में हम मान रखे हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों ही के पास वर्गमूल का निशान है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वर्ग करने पर क्या होगा? ये वर्गमूल का निशान जो है वो कट जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। वर्ग किए हैं तो वर्गमूल का निशान यहाँ से गायब हो गया। अब देखिए 0.5 यानी क्या होता है? 5, और 5 का वर्ग यानी हो जाएगा 25। ऋण का वर्ग, ऋण और ऋण यानी धन, तो ये धन 25 हो गया। धन y धन 2 का वर्ग, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, a धन b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। तो इस फॉर्मूले से होगा y की घात 2 धन 4y धन 2 की घात 2 यानी कि 4 बराबर 3 ऋण 0 यानी 3 की घात 2 मतलब 9। ये फॉर्मूला यूज होने वाला है a ऋण b पूरे की घात 2 यानी a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2, तो ये हो जाएगा 4 की घात 2 यानी 16 ऋण 4 दूनी 8y धन y की घात 2 बराबर के दोनों तरफ धन y की घात 2 आया है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आपको इधर क्या मिला? इधर आपको मिल रहा है 4y धन 25 और 4 होता है 29 बराबर, यहाँ आपको मिल रहा है ऋण 8y धन 16 और 9 होता है 25। दोनों y को हम एक तरफ लेकर के आते हैं, तो दोनों y को एक तरफ 4y पहले से है, ऋण 8y पक्षांतर होके आने वाला है, तो ये हो जाएगा धन 8y बराबर दूसरी तरफ 25 था, यहाँ से 29 पक्षांतर होके जाएगा, तो ये बन जाएगा ऋण 29। 8 और 4 12y बराबर, ये हो जाएगा 25 में 29 माइनस करेंगे तो ऋण 4 आएगा, y बराबर हो जाएगा ऋण 4/12 यानी कि ऋण 1/3। हमें कहा था बिंदु का निर्देशांक क्या होगा y अक्ष में, तो हमें पता चला कि y अक्ष पर स्थित बिंदु जिसको कि हम 0y लिखे थे, इसकी वैल्यू हमको मिल रहा है 0 माइनस 1/3। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आने वाले हैं। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन था, तो बहुत अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करिए। और आज का वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।